इस वीडियो में हम दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिनमें एक मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट आया है। वन बाय वन हम दोनों स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम उनका चार्ट देखेंगे, देन उसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि इनमें हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे या स्विंग बेसिस पे डरना चाहिए या नीचे आता है तो हमें एवरेजिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला शेयर है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर और दूसरा शेयर हमारा रहेगा शिल्पा मेडिकेयर। तो वन बाय वन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। तो आइए चार्ट पे चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के कि क्या मूवमेंट हो रहा है मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट में। तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट को मंथली बेसिस में कन्वर्ट करूँगा और आप देख पाएंगे कि प्रॉपर जो एक ब्रेकआउट आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, ये ब्रेकआउट आ रहा है अक्टूबर 2021 का। यानी कि अक्टूबर 2021 में एक टॉप बनाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है और वहीं से नीचे की ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर मल्टी टाइम फ्रेम में चला आता है। फिर एक बार टच करने की कोशिश करता है 3 जुलाई 2023 को। 3 जुलाई 2023 को भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक अप साइड निकलने की कोशिश करता है बट नहीं निकल पाता है। लेकिन यदि करंट में सिचुएशन में देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक ब्रेकआउट आता है 1 अगस्त 2024 के एंडिंग में। तो अगस्त एंडिंग 2024 के जो ब्रेकआउट आता है उस पर हम अपना पोजीशंस को देख सकते हैं। देन क्योंकि अब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुका है, ब्रेकआउट स्टॉक्स में मिल चुका है, तो अब हम यहाँ से अपनी एक पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये जो पोजीशन हमारी ब्रेकआउट की होगी ये इस लेवल से होगी। तो हमारा जो आगे का व्यू होगा टारगेट का या फिर कहाँ तक का हम इसको देख सकते हैं ऊपर की ओर, तो इसको हम 3500 से लेकर 3600 रुपये के तक के लिए स्विंग बेसिस पे देख सकते हैं। देन यदि आप इसको लॉन्ग होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, यदि कंपनी में कोई भी गिरावट आती है तो क्या हम उसे एवरेजिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो वन बाय वन चीज़ हम फंडामेंटल को भी एनालिसिस करेंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के फंडामेंटल को यदि आप देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग एटलीस्ट 61.9% के आसपास है। तो यहाँ घबराने की तो कोई बात नहीं है। कंपनी आप देख पा रहे होंगे डेप्ट टू इक्विटी जो कंपनी में है 0.03, यानी कि कंपनी में डेप्थ ना के बराबर है। तो ये एक अच्छी बात होती है कंपनी में जो डेप्थ होता है। CWIP कंपनी की वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल, ये क्या होता है, कंपनी जब ग्रो करती है या फिर अपने कोई कंस्ट्रक्शंस को वर्क में रखती है तो वो अमाउंट यहाँ पर CWIP के थ्रू आप देख सकते हैं। ये इन फ्यूचर यह अमाउंट कन्वर्ट होगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान ओपन हुई है, उस दुकान में CWIP कैपिटल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन फ्यूचर में आपका जो काम चल रहा है जिसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो अंडर डेवलपमेंट है, वो CWIP के थ्रू शो होता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। स्टॉक पी 64.5 है और इंडस्ट्री पी कंपैरिजन किया जाए तो अभी भी स्टॉक अंडर वैल्यू है। तो स्टॉक में ऐसी अभी कोई भी समस्या नहीं है। अब कंपनी के सेल्स के बारे में करते हैं। ये देखिए यहाँ पास भी वही चीज़ मेंशन किया गया है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं हम सेल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट। तो क्वार्टरली बेसिस में जो रिजल्ट होता है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर आता है। तो हमको जब भी क्वार्टरली वाइज रिजल्ट एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे जून क्वार्टर है, जून 2024 का क्वार्टर, तो इसका कंपैरिजन हमें हमेशा जून 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के साथ करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिजनेस सीजनली भी होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वार्टर बाय क्वार्टर से एनालिसिस करनी चाहिए। हमें ये नहीं कि जून 2024 का क्वार्टर हम कंपैरिजन किसके साथ करना है, मार्च 2024 के साथ, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब बात करते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। सीधे आते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर में। तो टैक्स विदाउट टैक्स यदि देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट जो आया था प्रीवियस इसमें 3529 करोड़ के आसपास। ये पूरा डाटा हमारा करोड़ पे रहेगा। ये देखिए यहाँ पर मेंशन है करोड़, तो ये पूरा डाटा हमारा करोड़ पे। तो अब टैक्स पे के बाद हमारा नेट प्रॉफिट को हम क्वार्टर बाई क्वार्टर में देखेंगे। तो हमारा जो जून 2024 का क्वार्टर आया था 26/12 का आया था 2612 करोड़ का। अब इसको हम यदि कंपैरिजन करते हैं जून 2024 से जून 2023 से, तो 2556 करोड़ के अराउंड आया था। तो कहीं ना कहीं 2024 जून में बढ़ के क्वार्टर आया था। तो उम्मीद है कि सितंबर का जो 2023 का क्वार्टर रिजल्ट है 2657, तो इस बार भी वह बढ़ के आएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। कंपनी
अच्छी है, स्ट्रांग है, सेक्टर लीडर है, जिस हिसाब से कंपनी रिजल्ट पेश कर रही है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होता है ये ईयर ऑन ईयर का होता है। 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 आप देख पा रहे होंगे सब शो हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसको ऐसे समझिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ईयर बाय ईयर के यदि प्रॉफिट एंड लॉस यदि आप देखेंगे तो आपने मान लीजिए 3 महीने लॉस किया और 7 महीने आपने प्रॉफिट किया, तो घूम फिर के कहीं ना कहीं आप एक प्रॉफिट टेबल में शो होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या दिखाया जाएगा? प्रॉफिट टेबल। यदि आप 8 महीने लॉस कर रहे हैं, 3 महीने प्रॉफिट कर रहे हैं, तो एंड ऑफ ईयर आपको लॉस में दिखाया जाएगा। उसी तरह कंपनी अपने पूरे 1 ईयर का डाटा पेश करती है जो कि मार्च एंडिंग होता है। अब हम 1 बाय 1 ईयर बाय का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेट प्रॉफिट है। ईयर बाय ईयर कंपनी जब 2013 में वर्क हुई थी तो 3,839 करोड़ का प्रॉफिट की थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज कंपनी वहाँ से 3 से 4 गुना हो गई है प्रॉफिट के मामले में, वो भी बिफोर टैक्स। टैक्स देने, आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद ये प्रॉफिट आ रहा है। टैक्स नहीं पे की थी तो कंपनी कितना आ रहा है? 13,981 करोड़। तो अब आप यहाँ पर समझिए कि कंपनी ने कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिस पे टैक्स में माइनस निगेटिव में पे किया हो। अब यहाँ पर कंपनी के पास क्या होता है टैक्स में? कई बार 2 ऑफर होते हैं, या तो वो अपने टैक्स को पहले पे कर दे या फिर बाद में पे कर दे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में एक इम्पैक्ट करता है। अब कंपनी के बैलेंस शीट में बात करते हैं तो इक्विटी कैपिटल देखिए कंपनी की ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कहीं ना कहीं वहीं के वहीं है, लेकिन कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व 2,649 करोड़ से बढ़ के आज की डेट में कंपनी के पास रिजर्व फंड जो है 50,983 करोड़ के आसपास है। तो ये एक अच्छी बात है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी का बोरोइंग कितना है अभी करंट में? 1,484 करोड़, और उसके अगेंस्ट में रिजर्व कितना है? यदि कंपनी चाहे तो एक झटके में इस बोरोइंग को ख़त्म कर सकती है। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया भी था CWIP, पहले कंपनी जब 2013 में रन करती है, वर्क कर रही थी, तो 222 करोड़ के आसपास का वर्क इन प्रोग्रेस था। लेकिन आज की डेट पे देखा जाए, मार्च 2024 का डाटा उठा के देखा जाए 24 का, तो 1,025 रुपये के आसपास का CWIP कंपनी का करंट में है। तो एक अच्छी बात है। फिर वही बात करेंगे हम कंपनी के प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स एंड DIs, FIs के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमोटर्स कंपनी के स्टेबल है। प्रमोटर ने 2021 से 2024 तक कोई भी ऐसा माल बेचा या खरीदा नहीं है अपना। प्रमोटर का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी बात है। प्रमोटर यदि स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर जो मैनेजमेंट है या टॉप मैनेजमेंट है या प्रमोटर है, उसको अभी भी अपने स्टॉक्स पे ट्रस्ट है। देन वह कंपनी के ग्रोइंग में ज़्यादा फोकस है, ना कि स्टॉक प्राइस को लेकर। यह एक अच्छी बात है। FIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, जो FIs 2021 में 15.45% का स्टेक रखते थे, आज की डेट में 11.87 का। क्योंकि FIs और DIs का क्या मेन मकसद होता है? प्रॉफिट अर्निंग करना। ये समय के साथ निकलते रहते हैं, एंट्री करते हैं, एग्जिट करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि FIs यहाँ से चले गए तो दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे वो। अब उसी तरह DIs की भी होल्डिंग आप देखिए, यहाँ पास DIs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखी है। ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आज की डेट पे जो DIs थे 10.48% के अराउंड, आज की डेट में DIs 14.09% हो गए। तो ये एक अच्छी बात है कि इंडियन इन्वेस्टर, अब DIs में कौन कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज हो गई, या हाई नेटवर्थ HNIs आ गए, ब्लू चिप स्टॉक्स HNIs आ गए। तो ये सब होते हैं DIs के अंदर। जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं, उन्हें DIs में रखा जाता है। गवर्नमेंट का स्टेक भी ना के बराबर ही है, 0.05% के अराउंड है, जो कि थोड़ा सा बढ़ गया है। अब पब्लिक के पास कितना स्टेक है? तो पब्लिक के पास है 12.17, 2021 में था, आज की डेट में भी 12.11 है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यदि लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। शून्य बेसिस में देखा जाए तो कंपनी में आप 3500 तक का एक व्यू बना सकते हैं मार्केट में।
अब यदि नीचे आ जाता है हमारी बाइंग के बाद तो हमें क्या करना चाहिए? तो यदि स्टॉक हमारी बाइंग के बाद नीचे आ जाता है तो एटलीस्ट हमें एवरेजिंग कैपिटल रखनी चाहिए। एवरेजिंग कैपिटल मैं यहाँ पास क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी का जब फंडामेंटल स्टॉक स्ट्रांग है तो ऐसी कंपनियों से हमें लॉस बुक करके नहीं निकलना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो एवरेजिंग किस लेवल पे करनी चाहिए? तो एवरेजिंग हमें इस लेवल के अराउंड पे करनी चाहिए। या तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हैं या तो फिर आप एक इंतज़ार कर सकते हैं 2300 के अराउंड यदि कभी भी आता है तो आप यहाँ पास एवरेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पास एक स्मार्ट ट्रेडर के रूप में आप क्या करिए, 3% के अराउंड की कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, अपनी टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का 3% से 4% तक का इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे करिए। देन यदि कंपनी में कोई गिरावट आती है, सेंटिमेंटली ग्लोबल सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग आती है, तो आप एक एवरेजिंग अमाउंट कैपिटल में रखिए। क्योंकि देखिए ग्लोबल सेंटिमेंट, डोमेस्टिक सेंटिमेंट, पॉलिटिकल सेंटिमेंट, जियोग्राफिकल सेंटिमेंट को आपकी कंट्रोल में नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, तो कंपनी यदि मार्केट चलना शुरू करता है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी में ही मूवमेंट आएगा। क्योंकि ये सब कंपनियां आपको नीचे के लेवल पे ज़्यादा दिन देखने को नहीं मिलेंगी।